बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और उस्मा एजाज खान आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। बिल्कुल नाजरीन, हम मौजूद हैं आज आपके साथ एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन का आगाज़ और बहुत प्यारा आगाज़, क्योंकि हफ्ते का जब पहला दिन होता है तो एक एनर्जी का लेवल ही कुछ और होता है। और होपफुली आप सब भी बिल्कुल इसी तरह जब अपने हफ्ते के दिन का पहले दिन का आगाज़ करते होंगे तो इसी एनर्जी के साथ करते होंगे। हम सब की हमारी तरफ से दुआ है कि आप सब लोगों का ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे। अगर हम वीकेंड के हवाले से बात करें तो फ़हीम, क्या किया आपने वीकेंड पे? मैंने ना आज थोड़े आम खाएं, और थोड़े से आम इसलिए खाएं कि ज़्यादा आम मैं खा नहीं सकती, लेकिन आम चूँकि बादशाह है, गर्मियां हैं, फ्रूट बहुत अच्छा आया हुआ है, तो आम से अगर उसका फिएस्टा जो होता है ना, अगर वो उसको सेलिब्रेट ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। तो आपने जहाँ तक बात की है ना कि आज के दिन के आगाज़ वाली, तो ये बात तो तय है कि अगर किसी चीज़ का आगाज़ अच्छा हो तो इख्तिताम भी अच्छा होता है। तो हफ्ते का पहला दिन वो बड़े फ्रेश होके करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि हम 2-3 छुट्टियां गुजारने के बाद ना ये चाह रहे होते हैं कि बस कहीं आज भी मंडे ना आता ना तो मज़ा आ जाता है। बिल्कुल। तो मगर मंडे ने तो आना ही आना है, काम तो करना ही करना है हमने। तो वीकेंड जो है वो यकीनन सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और इस वीकेंड की ख़ास बात जो है वो वाकई ये फ्रूट भी है। ये कुछ हफ्ते आपको और कौन सा फ्रूट पसंद? मुझे डेफिनेटली मुझे दो ही फ्रूट जो हैं वो पसंद हैं खाने में। एक मैं तरबूज बहुत शौक से खाता हूँ और उसका सीज़न अभी गया ही है, तो फिर आम ने वेलकम कर लिया और आम मेरा पसंदीदा तरीन फल है, यकीनन आप सबका भी होगा। और पाकिस्तानी आम है ही इतना मज़ेदार कि दुनिया भर में जो एक दफ़ा भी खाता है उसका पसंदीदा तरीन फल जो है वो आम हो जाता है और पाकिस्तानी आम हो जाता है। और पाकिस्तानी आम में भी सबसे जो मज़ेदार जो किस्म है एक, वो है चौसा। और इस वक्त जो है ना उसका सीजन चल रहा है। और नाज़रीन यहाँ ये भी बता दें कि चौसा की भी किस्में हैं ना, वाइट चौसा हो गया, ब्लैक चौसा हो गया, और इसकी एक दो और किस्में हैं। लेकिन जो वाकई सच बात है, जो चौसे की बात है, वो किसी और आम की बात ही नहीं है। कुछ लोगों को सिंदड़ी पसंद होता है, कुछ लोगों को अनवरटोर पसंद होता है, लेकिन जब आम का सीज़न शुरू होता है तो ये शुरू में कोई और से आम आते हैं, वो ग्रेजुअली आम आते रहते हैं। तोतापरी, अलमास, ये वो आम है जो आखिर के आम होते हैं और इनके टेस्ट थोड़े से अलग होते हैं। एक बिल्कुल गोल शेप का आम होता है जिसका मुंह नहीं होता, आई थिंक वो तोतापरी होता है। इसी तरह अलमास बहुत मजे का आम होता है, लेकिन डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। आम का तो जायका, मैं कहती हूँ आम कोई सा भी हो, सही है, ऑल द टाइम सबके लिए फेवरेट है। अच्छा, वैसे जो ये सिंधी आम होता है ना, सिंदड़ी जिसे बोलते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत मज़े का आम होता है, बड़ा अच्छा आम, इसको भी पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। और ये जो तोतापरी और अलमास और ये बाकी जो ख़वातीन के नाम लिए हैं आपने आमों के साथ जोड़े हैं, जब तक चौसा मौजूद है कोई ऑप्शन ट्राई नहीं आपने तो फौरन वही बात करती, जब तक मतलब आपने उसको रिलेट कर दिया मेल से ख़वातीन को आपने साइड में डाल दिया। खैर जी, अच्छा जी, दुनिया है आदमियों की, जी करें। अच्छा, सिंध की बात कर रहे हैं ना, सिंधी आम की, तो मैं सिंध की एक बड़ी अहम खबर भी आप तक पहुंचानी है। एक सिंध की स्टूडेंट हैं बिस्मा सोलंकी, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की ऐनक तैयार की है, ईजाद की है कि वो ड्राइविंग करते हुए पहनी जाएगी, और वो अगर आपको नींद आ जाए तो वो जो ऐनक है वो इसकी निशानदेही कर देती है। डेफिनेटली उस ऐनक में ऐसी क्या चीज़ है? कोई फिल्म चल रही होती है? नहीं, मेरा ख्याल है, पता नहीं, मैंने देखी नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइविंग करते हुए अगर ज़्यादा देर तक आंखें बंद हो जाएं तो सुइयां चुभोते हैं, फौरन शायद उसका साउंड हो सकता है कोई, है ना। तो अच्छा, ये मैंने भी ये पढ़ा था, और मुझे ये भी पता लगा है कि जिन्होंने ये इसके ऊपर काम किया और जो उनकी टीम है बिस्मा की, उनको नासा ने मदऊ कर लिया। बिल्कुल बनता है, मतलब एक इतनी टैलेंटेड स्टूडेंट और उनकी टीम, आज तक माजी में ऐसा काम नहीं हो सका। तो अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो नासा तो बुलाएगा ही। काश हम पाकिस्तानी दुनिया भर में ऐसे लोगों को जो है ना अपने मुल्क में बुलाएं और तरक्की के लिए जो है ना उन्हें मदऊ करें। यकीनन। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमारे टैलेंट को हमेशा बुला लिया जाता है। अगर वो नहीं, कोई उनसे शिकायत भी नहीं है, अगर अमेरिका नहीं बुलाएगा तो इस टैलेंट को यहीं पर दफन होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना एक ऐसी जगह पे जाएं जहां वो उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जाए। और बिल्कुल कराची जो है वो 5वें नंबर पर आ गया फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, और काफ़ी अम्बात का खदशा है। ये तो वो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो खुशाइन बात है, खुशाइन बात यह है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने 300 तंदूर बनाने का ऐलान किया है, जहाँ पे रोटी 2 रुपए की एक रोटी मिलेगी।
तो उन तमाम हजरात के लिए जो साहिब हैसियत नहीं है, रोटी सबकी ज़रूरत है और सबको रोटी मिलेगी, ये बात का उन्होंने एक मतलब अगर कहा जाए कि नारा लगाया तो गलत नहीं होगा। 300 तंदूर बनेंगे और 2 रुपए की रोटी होगी तो उम्मीद है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। वैसे तो कोई भी भूखा नहीं रह सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है। अच्छा, उसमें यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें ना जो अच्छी चीज़ है ना उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल करना और ये सिर्फ हमें ही नहीं, ये जितने सियासतदान हैं इनको भी करना चाहिए। जी। एक और चीज़ भी तो अच्छी हुई। कल तक यही लोग जो हैं वो मुफ्त खाना खिलाने के हवाले से जब पिछली हुकूमत ने काम शुरू किया था उसके ऊपर तो बात उसके ऊपर कर रहे थे। तनकीद कर रहे थे, ठीक है। एक और आज अहम इन्होंने बात खुद ही डीजल ये वाली काम भी शुरू बता कर दिया। दीजिए। जी बताइए। बिल्कुल। एक और अहम बात जो है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन अगर पेट्रोल के वाले से बात की जाए तो 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये की कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत कम होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो महंगाई में कमी आती है, ट्रांसपोर्टेशन में कमी आती है, किराए में कमी आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें एक दफ़ा बढ़ जाती हैं उनमें कमी जो हमारे ड्राइवर हजरात होते हैं और लोग होते हैं वो एक आम आदमी के लिए वो कमी नहीं रहती। लेकिन दुआ हमारी यही है कि हमारे लोगों को पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी कमी उनके ऊपर, उनकी महंगाई के ऊपर असरअंदाज करे और महंगाई में भी कमी आए। एक्जैक्टली, महंगाई में कमी के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। अगर ये ना हुई तो अवाम बेचारे वो बहुत बुरे हाल में आ जाएंगे। अभी भी बहुत बुरे हाल में कमर टूट जाएगी आवाम की। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुक्मरानों को संजीदगी से आगे सोचना चाहिए, कम से कम आवाम के लिए नहीं तो अपने ही मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए कि अगर आज इन्होंने कुछ नहीं किया तो कल इनको कोई सेलेक्ट करने वाला नहीं होगा, इन ईवानों में लेके आने वाला नहीं होगा। खैर, आज की खबर के हवाले से आते हैं। कराची को बदतरीन शहरों में 5वां नंबर हासिल हो गया है, जो कि किसी फ़ख्र की बात नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है पूरी कौम के लिए और ख़ास तौर पर इन एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद कराची के रहने वाले लोगों के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस हवाले से हम जानेंगे आज के मेहमान से कि ये किस रेटिंग में, किस रैंकिंग में हम लोग आए हैं। जनाब मुस्लिम रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। तबीयत कैसी है? बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ये क्या है 5वां नंबर जो है हमें किस चक्कर में मिल गया और ये क्या, ज़रा इस बारे में बताइएगा कि बाकी जो 4 हैं उनके हम कितना क्लोज हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा। सिलसिला ये होता है फ़हीम के इसमें एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, ठीक है ना, वो एक गेज होता है, एक तरीके, ये पैरामीटर्स फिक्स किए हुए हैं। ठीक है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे जो आबो हवा में जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है तो हम समझते हैं कि हाँ इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो गया है। अब कराची का जो मामला आया है ना वो ये आया है कि एक तो ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो जैसे तुमने कहा कि 30 मिलियन की आबादी है, इसमें 3 करोड़ के करीब इस शहर में लोग बसते हैं। माइग्रेशन बहुत होती है इस शहर में, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है ना, क्योंकि एक जब कोई भी बड़ा शहर जो हब होता है, जहाँ पे बिजनेस हब होता है, तो वहाँ पे लोग माश के लिए आते हैं, तब माशी तलाश के लिए आते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती है। बिल्कुल सही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो आदमी ट्रैवलिंग भी बढ़ती है, और ट्रैवलिंग अभी मैं बताऊंगा 60% जो है, कराची की बात बता रहा हूँ, जैसे अब हमने फोकस कराची कर रहे हैं तो 60% जो हमारा पोल्यूशन है ना, वो जो इमिशन हो रही है गाड़ियों से, जो धुआं निकल रहा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड उससे सीवेज इवॉल्व हो रही है। अब मसला ये कि ये एक बड़ा विशिष्ट सर्कल है। पूरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में अगर ऐसे देखा जाए तो हमारी जो कार्बन इमिशन होती है, जो फिजा में को आलूदा करती है, वो हमारे पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की तो बहुत ज़्यादा इमिशन है, हमारा तो सिर्फ 1% शेयर है इसमें ओनली। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर वो वसाइल नहीं है हमारे पास, और वो अवेयरनेस भी नहीं है, तो हम उन बड़े मुल्कों से, तरक्की याफ्ता मुल्कों से को खींच के उनके डोमेन को अपने डोमेन में नहीं ला सकते, ना उनकी प्लानिंग को अपनी प्लानिंग में ला सकते। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में बताता हूँ ये बात। लेकिन करना क्या है कि उसका इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, जो अंडर प्रिविलेज नेशंस हैं, यानी हम जैसे हैं, थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत से मसाइल हैं। लेकिन मुस्लिम भाई मुझे एक बात बताइए कि ये बात तो हम जब छोटे से थे तब से हम ये बात सुन रहे हैं कि फैक्ट्रियों का फजला, दिस इज ऑल्सो गॉड, ये जो है ये भी एक उसका सबब बनता है ना, एनवायरमेंटल जो बुराई है उसका एक सबब बन रहा होता है, और आपके उस हवा में वो एक्सेस कर रहा होता है। तो ये तो शुरू से इसके ऊपर काम नहीं होता। देखो बात यह है कि जब बहुत पहले हम जब हमारा मुल्क था तो उस वक्त हमारे पास फॉरेस्ट भी 33% था यहाँ पर, ठीक है ना, जब पाकिस्तान बना था। तो अब वो तमाम चीज़ें डिटोरेट करती गई, जिसमें अब क्या ये कोई हम फिर बात करें ब्लेम गेम में, तो मैं बिलीव भी नहीं करता। तो
जो भी थी हमारी कुछ नाहिली रही इसमें, कुछ हमारी वो अरबाब इख्तियार की भी वो रहा मामला। अच्छा होता क्या है कि इसमें 70% मैं आज सुनने वाले और देखने वालों को ही बताऊं कि जो पोल्यूशन होती है, जो कंटेमिनेशन होती है, हमारे इंसान की जो बॉडी है वो 70% वो बाय एयर वो कंटेमिनेशन को ले रहा होता है। ठीक है। अच्छा 30% है जो आप खाते हैं, जो स्टमक में जा रहा है। तो अब इससे अंदाजा ये लगाओ कि इससे हमारा कितना नुकसान है कि जो 70% जो है वो हमारे यानी 100% हम ले रहे हैं हमारे ना? जिस्म में जो जहर जा रहा है, जहर जा रहा है। अच्छा अब इसमें बताता हूँ कि जो चूंकि हम जब कहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया, तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो क्या होती है, वो ये है कि जैसे गाड़ियों के, जैसे मैं बता रहा हूँ गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों का है, लोग क्रॉप्स को, जैसे हम अर्बन एरिया में तो यहाँ पे क्रॉप्स पे आग नहीं लगती, लेकिन उसके अलावा जैसे पंजाब की बात करो तो वहाँ पे भट्टे हैं, पंजाब के हवाले से ही मैं बात यहाँ शुरू पर करती हूँ। ईंटें तपाई जाती जी, है। जी। कराची में ब्लॉक मैसनरी है, यहाँ पे वो धूप से सूख जाते हैं। कराची को दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार दिया गया है रहने के लिए। ऐसा क्यों हुआ है, ये मुस्लिम रज़ा सैयद साहब इस पर रोशनी डाल रहे हैं। वक्फे से पहले उन्होंने बताया कि जो हवा का जो मयार है वो इस कदर ख़राब हो चुका है कि जिसकी वजह से हमें इस रैंक से नवाजा गया, जो बिल्कुल भी फ़ख्र की बात नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, आपने कहा कि जो गाड़ियों की पोल्यूशन है वो तकरीबन 70% हिस्सा उसका है, 60%। हाँ ठीक है। तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सही ना होने की वजह से हर बंदे को अपनी बाइक, अपनी गाड़ी के ऊपर आना पड़ता है। वरना 70 लोग 60 लोग जब एक गाड़ी में जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रश ख़त्म होगा। फिर वो नॉइस पोल्यूशन है, फिर उसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों गाड़ियाँ जो है ना वो कराची में दाखिल होती हैं, ठीक है। और फिर नई गाड़ियाँ कितनी बड़ी तादाद में हमारी सड़कों पर आ रही हैं। पुरानी गाड़ियों का ये नहीं पता कि एक हमें पता होना चाहिए कि इतनी गाड़ियों की स्पेस है, कैपेसिटी है, इतनी हमने इस्तेमाल करनी है। जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको डंप करें, नई गाड़ियां तब आए। कोई इस किस्म का भी कोई मीटर होना चाहिए, कोई जो हमें लगता है कुछ भी नहीं है। इस हवाले से क्या राय है आपकी? देखो ये इसको जिसने कहा ये कहते हैं दिस कॉल्ड कारपूल सिस्टम। ये अमेरिका में क्यों होता है? अमेरिका में वो कहते हैं कि अगर आप उनने लेन्स बना दी हैं, अगर आपको अपने ऑफिस जाना है, अगर आप कारपोल सिस्टम पे जा रहे हैं, यानी आपकी गाड़ी में 4 बंदे बैठे हुए हैं, तो आप एक पर्टिकुलर लेन पे जाएंगे जहां से आपको कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगी और वो फ्री वे होगा आपका। अच्छा, हाँ okay. मतलब देखो ये इंसेंटिव्स हैं। अब जो यहाँ तुमने बात की कि हमारे यहाँ जो है वो गाड़ियों का जो धुआं है, इसमें जो सबसे मेजर कॉज है वो पता है क्या है? वो क्या कि वो जो हमारा जो हमारी गैसोलीन है, यानी जो हमारा पेट्रोल है, उसके स्टैंडर्ड्स को हमने अब रद्द बदल करना है इसमें। कि उसमें सल्फर की मिकदार बहुत ज्यादा है। अच्छा। अब ये तो सल्फर है, अब हमने फैक्ट्रीज वालों से बात की कि भाई ठीक है आप अपने, वो कहते हैं हमारी पूरा जो हमारा सिस्टम है, जो रिफाइनरीज हैं, वो कहते हैं हमें सारा नई मशीनें लगानी पड़ेंगी कि हम सल्फर को रिड्यूस करेंगे पेट्रोल में। तो गाड़ियों में भी ऐसा ही है? तो यही तो है ना। अभी जो हम देखो, इसको कहते हैं कि क्लीन फ्यूल कहते हैं इसको। अच्छा। अब जितना आपका क्लीन फ्यूल होगा वो उतनी ही मतलब लेस इमिशन करेगा। सुप्रीम क्वालिटी का जो हम अगर डलवाते हैं, ये फर्क होता है कि एक सुपर होता है क्वालिटी, एक सुप्रीम होती है हाई। वो तो एक जिसमें एविएशन जिसको आप कहते हैं हाई ऑक्टेन कहा जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी हमारी रिफाइनरीज है ना, वो तमाम रिफाइनरीज में जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं उसमें सल्फर का इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा है। तो सोलर पे आके हम इस चीज से बच सकते हैं। सोलर जो इलेक्ट्रिक मैं अभी कल की बात में बता रहा हूँ कि मिसाल तो हमारी एक मुल्क है जिसको हम मिसालें कम ही देते हैं उस मुल्क की, लेकिन मैं कल देख रहा था इसका चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में उन्होंने मोस्ट ऑफ दी पब्लिक व्हीकल्स दे हैव कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करने में आपको कितना देखो, उसमें 3 पोल्यूशन से आप बचते हैं। नॉइस पोल्यूशन, वो गाड़ियां साइलेंट होती हैं। जी, जी। जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती हैं, हमने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटीज चल रहे होते हैं, आवाज ही नहीं होती उसमें, कोई टर पर कुछ नहीं होती है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है वो, यानी कोई इमिशन नहीं कर रहा होता, धुएं नहीं निकल रहे उस तरह। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे, अभी जब हमने पैसे भी बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं ऑब्वियसली। एक चार्ज पे वो आपको 300 350 अगर किलोमीटर देती है तो पैसे बच रहे हैं। इस वक्त जो हमारी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा थ्रेट है, तुम्हें पता है कि मैं तो 10-15 साल से इसी मौजू पे बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त लोगों में कहाँ इतना था, लेकिन आज
जब हम किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उसकी सबसे की आइटनरी में सबसे टॉप पे क्या चीज़ रखी जाती है, वो इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर खुदा ना खास्ता इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगी ना, तो ना तो आपकी लेमोजीन काम आएगी, ना उज़्मा का फार्म हाउस काम आएगा, ना मुस्लिम रज़ा के और कुछ मशागिल हैं वो काम आएंगे। क्योंकि जब इंसान को खाने के लाले पड़ जाएं, यानी जब इन्वायरमेंट आपकी ख़राब होगी, नेचुरली आपके हेल्थ हैज़र्ड भी शुरू हो जाएगा ना। अब देखो हार्ट अटैक का जो इतना बड़ा पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्ट्रोक पहले इतना ही सुनने में नहीं मिलता था। अब यू नो कि आप एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन पे आपकी न्यूज़ आती है कि उसको स्ट्रोक हो गया, हर घर में पेशेंट है, पेशेंट मौजूद है। ये सब क्या है, ये सारी वो हैं जो हम एयर जो हम ले चले रहे हैं, मुस्लिम भाई air। ये बात तो सारी हो गई एनवायरमेंट, लेकिन इसी एनवायरमेंट में आता है जो हम ग्रो करते हैं सब्जियां, जो फ्रूट ग्रो करते हैं, अगर वो भी गंदे पानी के अंदर ग्रो की जाएं तो उसके अंदर वो पोल्यूटेड और वो एंजाइम्स क्या बिल्कुल, चीजें आती है जो बिल्कुल। आपकी बॉडी में उस्मा, जा रही आपको होती तो है। शायद याद भी होगा कि हमने एक प्रोग्राम तो बहुत जी, पहले एक साथ बिल्कुल। भी किया था कि उसमें मैंने यही बताया था कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे कैचमेंट एरियाज थे जहाँ पर लोग गटर के पानी से बिल्कुल। सब्जियां उगा रहे थे, जी। और गटर का पानी जो होता है ना उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, फिर बात घूम फिर के वो हैवी मेटल्स पे आ जाती जी। है। वो यानी वो कितनी धातें, असरअंदाज भारी होती हैं। धातें जो जिस अब याद फहीम आपको याद होगा कि हम बचपन में एयर राइफल चलाते थे ना, जी। तो कभी हम लोग छर्रे जो थे ना वो हम मुंह में रखते थे, ठीक है, हम भी मुंह देखते से थे निकाल पठान भी मुंह में निकाल के रखता था। पठान मुंह में लेकिन निकाल। यू नो छर्रा क्या है, छर्रा इज लेड सीसा, सीसा इज अ पॉइजन। यानी अब जो पैलेट्स की डिब्बियां होती है उस पर भी लिखा होता है कि अगर आप पैलेट को हाथ लगाएं तो अच्छी तरह हाथ रिंस करें आप अपनी। तो कहने का मतलब है कि ये वो धातें हैं जो कि किसी भी सूरत में आपके जिस्म का जुज़्व बदन नहीं बन सकती, और ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी। तो ठीक देखें है। इसके लिए तो बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसीज बनानी होंगी, ताकि जिस तरह दुनिया में आप कुछ इस तरह के काम नहीं कर सकते। आप अगर पकड़ाई में आते हैं तो आपको सख्त सजा होती है उसकी, आपको देखो, उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे क्या इतनी आज़ादी है कि हम चमड़े की इंडस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे चल सकती है। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, गाड़ी जितनी मर्जी पुरानी है, धुआं जितना मर्जी वहाँ से निकल रहा है, जो भी है आप आज़ादी से इधर हो गुजार सकता सकते हैं। है। ये कौन सी आज़ादी कह सकते है? पूरी ये तो- दुनिया का जो कचरा कुंडी है वो पाकिस्तान रह गया। देखें तालीम जो है वो तो एक बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। अगर तालीम में तरबियत का फुकदान होगा तो वो ऐसा ही होगा कि जैसे आप समझ लें कि कोई बंदा है जो थ्योरी तो जानता है, प्रैक्टिकल उसने किए हुए नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि भाई आप थ्योरी है उसके साथ प्रैक्टिकल करना चाहिए? क्यों है कि एक MBBS डॉक्टर जो है उसको हाउस जॉब करनी बहुत ज़रूरी होती है, वो ऐसे जाके प्रैक्टिस शुरू कर दे, सही कोई मसला है। लेकिन नहीं, ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गो फॉर अ हाउस जॉब फॉर अ प्रैक्टिस अनलेस इस मुल्क ही की हैज आप नॉट। बात करें जहाँ पे कंपाउंडर जो है वो भी डॉक्टर बन जाता है। हाँ वो तो मेडिकल स्टोर से भी देखिए, मेडिकल स्टोर पे भी आप जाके ये कह सकते हैं कि वो भी मुझे बता ये हो देता रहा है, है। वो भी आपको दवाई दे देता है वैसे वाली। वो कहता है बाईपास करो डॉक्टर को, जा। डायरेक्टली पूछ लो भाई, इनसे ये भी उन्हें बता पता है कि देगा। जो सामने वाला आवाम बेचारी वो 3,500 4,500 अब क्या तो 6,500 और फीसें 7,000 रुपया पर अपॉइंटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर का अच्छे हॉस्पिटल में सही बात। वो कैसे पे करेगा? हाँ। ठीक है, तो वो बेचारे इस तरह जो है ना वो शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, और वो मैं बताऊं कि ये मजबूरी है उनकी। जैसे तुमने कहा ना, सरकारी कैसे- अस्पताल अफाल हों। आज हमारा मुल्क इस नहज पे दाखिल हो गया कि यकीन करें मैं तो बड़ा मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है देख कर भी कि ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो कि मिडिल क्लास के थे, उनके घर की बिजली कट गई है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिस्टोर दैट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ। मतलब लुक एट दिस, खाना तो मतलब फिर खाना है, फिर उसके बाद वो कहते हैं खाना करें या हम ये देखें इसको। सर हमारे पास एक NGO के गेस्ट आते हैं, ठीक है, वीकली। तो उन्होंने एक बात उसमें बताई, बड़ी तकलीफ दे बात थी। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें डोनेशंस दिया करते थे ना, हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि वो अब हमसे डोनेशन ले रहे हैं। बिल्कुल जी, है, ये बिल्कुल बात है, तो बिल्कुल बिल्कुल है। तकलीफ दे तकलीफ दे बात। बात है, और अल्लाह बहुत ताला ने तकलीफ दे कितने बात बड़े इम्तिहान में उनको डाला है। बिल्कुल। और उसके अलावा हमारी जो हुकूमत है उन्होंने वक्त पे सही फैसले ना लेके भी इस पूरी आवाम को इस मुश्किल में डाला हुआ है। ये एजाज जो है ये मेरी वजह से अकेले या सिर्फ आपकी वजह से, आपने जो अपने घर से कचरा बाहर फेंका था, या आपने जो एक दफा कभी लकड़ी जलाई थी, ये कोई इस वजह से नहीं आया। ये
मतलब इसके पीछे कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है बेशक, तो जिसकी बेशक। वजह से रोकथाम हो सके। और दुनिया भर में अवाम अगर बिल्कुल ऐसे तीर की तरह सीधी अगर आपको नजर आती है तो वो इसलिए आती है कि उनके ऊपर कोई ऐसी सख्तियां हैं। हमारे मुल्क में rules ऐसे हैं, क्या क्या मेजर्स देने की जरूरत है, इस पर रोशनी डालें मुस्लिम भाई। प्रोग्राम का वक्त देखो पर इख्तिताम की तरफ आ रहा है। फहीम, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है। ना, देखो कोई भी इंसान जो है ना वो उस पर रिटेलिएट करेगा जब उसका पेट खाली होगा। हज़रत अली का फरमान है कि जिसका पेट खाली हो दुनिया का मतलब खतरनाक तरीन इंसान है। तो मुझे बताओ कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर तुम्हें खाना मैसर नहीं है और तुम्हें मुर्दार मिल जाता है और तुम्हें खाना नहीं मिल रहा तो मुर्दार तुम्हारे लिए हलाल है। सही क्यों है। हलाल है? कि अल्लाह से ज़्यादा जो तख्लीक जिसने इंसान को किया है उससे ज़्यादा इंसान की नेचर को कौन समझ सकता है, नफ्सियात को कौन समझ सकता है? इसलिए अल्लाह ने हलाल करार दे सही है। दिया। आज हम इस नहज पर आ गए हैं क्योंकि मैं तो हॉर्टिकल्चर पे काम करता हूँ, मुझे फूड सिक्योरिटी पे भी काम करता हूँ, तो मैं ये देख ये रहा हूँ कि ग़िज़ाई बुरहान इस मुल्क में बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। और उस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो अब ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? मुझे बताओ, 150 रुपए किलो चीनी कहाँ से, वो कैसे अफोर्ड करेगा? 600 रुपए लीटर का तेल कहाँ से लेकर आएगा वो? सर मैं आपको बताऊं यहाँ पे बात अवेयरनेस इसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और तमाम आपसी इख्तलाफात को भुलाना होगा और तो चलिए सबको मैं यहीं मिलकर से आपकी बैठना बात शुरू कर रही हूँ। क्या मेजर्स हो सकते हैं? दूसरी बात ये कि किस हद तक जिम्मेदार इदारे हैं? क्या इदारों में वाकई काली भेड़ें हैं जो आगे बढ़ने नहीं देती, या इदारों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसिंग है? आप ये काम करते हैं, आपका इन लोगों से राब्ता? मेरा बिल्कुल राब्ता है और मैं समझता हूँ कि इदारों में बहुत अच्छे लोग भी हैं, इसलिए मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम करता है। हमारा जो है सर क्या अच्छा काम कर रहा है? 2.8% है हमारा। नहीं सुने मेरी बात, नहीं सुने मेरी बात। इसमें वो लोग हैं ऐसे जो कि देखो ये जो बिगड़ा हुआ काम है ना, अभी इससे देखो वाइल्ड लाइफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैनग्रोव्स हमारे जो हैं वो मैनग्रोव्स जो हैं वो टिमर के कर रहे हैं पहले से। हाँ, मतलब टिमर के जंगलात जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए डिफेंसिव शील्ड है। ये अगर खुदा ना खास्ता ये जो टिमर के जंगलात खत्म हो जाते हैं तो कोई ये जो हरिकेन है, सुनामी है, ये अर्थ को एक साथ हैं जो समुंदर में, तो ये तो एक मिनट में पूरे शहर को जमीन पे मिसमार कर देंगे। तो इसकी वजह से जो हमारे टिमर के जंगलात हैं जो हमारे, और ये बढ़े हैं, मतलब घटे नहीं हैं। सर हुकूमत को फौरी तौर पे क्या पॉलिसीज बनानी है इस हवाले से? ये जो एजाज हमें मिला है इस बारे में बताइए जरा। इसमें हुकूमत को जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है। अच्छा। हर हालत में इन्वॉल्व करना है। बहुत बड़ा वो है। हुकूमत को पता है ये बात? सब पता है हुकूमत को। तरजीह नहीं ये देखो, नहीं इसकी वजह है कि ये तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना है। क्या एक मिनट में खबर आ जाती है। सही है। तो हमें जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है। उसमें वो लाइक माइंडेड लोग, वो लोग जो काम कर रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब आप मुझे बताएं कि हम कहीं जाते हैं, आप भी कोई बिजनेस करते हैं, आप 2 मिनट में आपको पता लग जाता है कि भाई ये लोग एलिजिबल हैं, ये काम कर रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप उसको इंडल्ज करते हैं ना अपने काम में। अगर फहीम कोई ड्रामा बनाएंगे तो उनको पता है कौन कौन आर्टिस्ट हैं, उनके क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड हैं, बुलाओगे ना उनको। तो जो ओहदेदारान हैं उनको चाहिए कि प्राइवेट और अपना गवर्नमेंट पार्टनरशिप करें उसमें और उनके सजेशंस भी लें और उन सजेशंस के साथ आगे चलें। इंशाल्लाह मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मुस्लिम भाई। ठीक है, मायूसी तो वैसे भी गुनाह है और ये मसला जो है ये सिर्फ ना हुकूमत का है, ना आवाम का है, ना किसी बाहर से आई हुई किसी ताकत का है। ये हमारा अपना है, सबको मिल बैठ के इसको हल करने की तरफ आना चाहिए। अपनी जो राय हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से मुझे, उज़्मा को और न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।